साथियों नमस्कार, मैं विनय प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। आप देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेद संस्थान का स्थापना दिवस। अब मैं उत्कृष्ट योगदान के लिए डायरेक्टर्स अवार्ड ऑफ मेरिट प्राप्त करने वाले संकाय सदस्यों के नाम की घोषणा करूंगा। डॉक्टर ईश्वर राम दयाल, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी। डॉक्टर ममता हरजाई, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया। डॉक्टर नम्रता पुनीत अवस्थी, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। डॉक्टर नवबीर पसरीचा, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी। डॉक्टर एस एस नाथ, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया। डॉक्टर मनीष राज कुलश्रेष्ठ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और मैं सभी पुरस्कार विजेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे समूह फोटो के लिए उचित स्थान पर व्यवस्थित हो जाएं। ये जीवन की स्थिति तो वैसी ही है, किसी का इंतजार नहीं करता है। हमें काल की गति से 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जो व्यक्ति, समाज या देश काल की उस गति को पहचान नहीं पाता है, वह काल की चपेट में स्वयं आ जाता है। क्योंकि काल की गति तो वही है जिसके बारे में डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने कहा था कि यह महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। यानी काल की गति पर किसी का शासन नहीं होता है। कोई ये मान करके चले कि मैं समय की गति को अवरुद्ध कर दूंगा, ये उसकी गलत फहमी होगी। हमें उससे 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर हम चलेंगे तो प्रगति करेंगे। अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, हम अपने को केवल समय के अनुरूप लेके जा रहे हैं, तो फिर हमें यथास्थितिवादी के रूप में लोग मानेंगे। हम कब आए कब गए किसी को पता नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे कारण संस्थान को नुकसान हो रहा है तो मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करने वाली है, कभी माफ नहीं करने वाली है। और इस मामले में आपके संस्थान ने अच्छी प्रगति इसलिए भी हासिल की है। आयुर्विज्ञान संस्थान 5 वर्ष में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान 5 वर्ष में प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 टॉप के चिकित्सा संस्थान है, जिसमें केजीएमयू 110 वर्ष की अपनी आयु पूरी कर चुका है, तो स्वाभाविक रूप से वह तो आगे रहेगा ही रहेगा। एसजीपीजीआई वह भी कमोवेश 4 दशक पुराना है, लेकिन आप लोग 5 वर्ष में या 19 वर्ष में एक लंबी छलांग लगा करके प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी में आपने नंबर 3 के स्थान के साथ तीसरे 3 टॉप के जो संस्थान है, टॉप 3 में हम अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। ये दिखाती है कि हमारी दिशा सही है, हमारी लीडरशिप सही है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भौतिक चुनौतियां आती हैं,
लेकिन टीम वर्क होता है, कार्य करने का जज्बा होता है, तो वह लोगों के मन में एक नई उत्साह का संचार करता है। आपके लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संस्थान एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुहाना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर पेशेंट सबसे पहले आरएमएल में आता है, सबसे पहले यहीं पे आता है, फिर यहां से केजीएमयू या एसजीपीजीआई की तरफ फिर वह रुख करता है। और सबसे घनी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बिहार की, नेपाल की, ये सभी स्थितियां यहां के लिए आती हैं, इस ओर मुड़ती हैं। उन स्थितियों में अगर हम लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो आज जो एक व्यक्ति, एक पेशेंट का परिजन, एक मरीज का परिजन बड़े विश्वास के साथ आता है, और विश्वास के साथ आने के बाद अगर कहीं पे उसकी भावनाओं को ठेस लगेगा तो वह फिर धीरे धीरे करके उसके मन में आएगा, देखो साहब कुछ नहीं होता, और फिर वह यहां से विमुख होकर के दूसरी तरफ रुख करेगा। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ के इन 3 संस्थानों ने लगातार सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए आज उत्तर प्रदेश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए भी और चिकित्सा शिक्षा के लिए भी कुछ मानक तैयार किए हैं, मानक गढ़े हैं। मुझे याद है जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था, कोरोना के दौरान मैं देख रहा था, मुझे उस समय अक्सर इस बात को मैं अनुभव करता था कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक रूप से हम लोग तैयार नहीं थे कोरोना जैसी महामारी को सामना करना पड़े, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने पहली बार इस प्रकार की महामारी को देखा था। जिस समय कोरोना का पहला पेशेंट आया था, हमारे पास कोविड की जांच करने के लिए कोई भी अन्य सुविधा नहीं थी, कोई लैब्स नहीं थी। हमने पहला पेशेंट जब आगरा में और नोएडा में देखने को मिला तो हम लोगों ने उनके सैंपल जांच करने के लिए सफदरजंग और एम्स दिल्ली में भेजे थे। यद्यपि पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप के कारण हम लोगों ने इस दिशा में कई कदम बढ़ाए। अब याद करिए, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या दुगनी से अधिक हो गई। प्रदेश में यहां के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की जो यूजी की सीट्स थी उसमें 2.5 गुना का अंतर आया है, पीजी की सीट्स में 3 गुना का अंतर आया है, सुपर स्पेशलिटी में 3 गुना से अधिक सीट्स हम लोगों ने बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। आज हर जनपद में आईसीयू की सुविधा है, मिनी आईसीयू भी है, डायलिसिस की सुविधा है हर जनपद में। हर जनपद में अब सीटी स्कैन भी 72 जनपदों में लग चुके हैं। ये सब सुविधाएं वहां पर प्राप्त हो रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से एक संजाल सा बिछा हुआ है। 2500 से अधिक की संख्या में प्रदेश भर में वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम भी तो उनको टेली कंसल्टेशन के साथ जोड़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी हो चुकी है। क्यों सर्दी जुकाम और सामान्य वायरल फीवर का व्यक्ति इन बड़े संस्थानों में खड़ा होगा और टेली कंसल्टेशन की सुविधा लेना? वो सामान्य रूप से जिस व्यक्ति को फीवर है वह इस सुविधा का भी लाभ ले सकता है। या
पीएससी, सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के माध्यम से इन सुविधाओं का लाभ लेकर के अन्य पेशेंट की भी स्क्रीनिंग हो सकती है। यहां वो आए जो जरूरतमंद हो, कम भीड़ होगी, डॉक्टर ज्यादा उसके साथ ध्यान दे सकता है और हम बेहतरीन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा प्रयास इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जो आपने 19 वर्ष के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और गत 5 वर्ष के अंदर जो आपकी उपलब्धियां हैं वे सराहनीय हैं। इसको और अच्छा बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो कार्य हम करेंगे यही विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनने वाले हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यही हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए उसकी आधारशिला बनेंगे। उस आधारशिला के लिए हम सब तैयार हो पाएंगे इस विश्वास के साथ। मैं यहां के डायरेक्टर महोदय, यहां के फैकल्टी मेंबर से भी इस बारे में आग्रह करूंगा। जो एनुअल रिपोर्ट आपने दी है, एनुअल रिपोर्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। एक एक चीज को उसमें आपने तैयार किया, लेकिन इसकी हार्ड कॉपी बनाने की बजाय इसको डिजिटल फॉर्म में दीजिए, एक एक इवेंट को, और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट को अपने अपनी केस स्टडी को भी प्रस्तुत करने और पेटेंट फाइल करने के लिए भी तैयारी करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एकदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। 1977 से लेकर 2017 तक यह बीमारी आती थी। वहां का नवजात शिशु, वहां के बालक इसकी चपेट में आते थे। न शासन की कान में जूं रेंगता था और न ही प्रशासन को इन सब के बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता होती थी। लोग आते थे, चेहरे पर उनकी कोई मुस्कान नहीं होती थी, बुझा हुआ चेहरा। लोगों के मन में एक भय होती थी, एक आशंका होती थी, पता नहीं क्या हो जाए। और उनको आने में इतनी देर लगती थी कि वे भी जानते थे परिणाम क्या होने वाला है। या तो बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर किसी कारण से डॉक्टरों ने बड़ी कृपा कर ली, बच्चा बच भी गया, तो ये बच्चा दिव्यांग होगा, जीवन भर के लिए समस्या बनेगा। यह स्थिति होती थी। और मुझे इस बारे में संतुष्टि होती है कि जब टीम वर्क ने काम करना प्रारंभ किया, हम लोगों ने लक्षण को देखे, केस स्टडी करवाई, क्या कारण है, ढूंढो भाई, इसके बारे में काम करो। और अगले 17 में, अगले 3 वर्ष के अंदर, तीसरे वर्ष में हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया। आज जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाता हूं, आज जब मैं उन क्षेत्रों में जाता हूं, तो मुझे एक बात की संतुष्टि होती है। मैं पूछता हूं क्या स्थिति है इंसेफ्लाइटिस की, तो मुझे संस्थान से भी जानकारी मिलती है, पब्लिक से भी जानकारी मिलती है कि बीमारी नहीं है, बीमारी समाप्त। ये अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है, अन्य मामलों में भी हम कर सकते हैं। हमने सावधानी बरती, स्वास्थ्य केंद्रों को भी ठीक किया, मेडिकल कॉलेजेस को भी ठीक किए। महिला और बाल विकास विभाग ने भी पोषाहार के कार्यक्रमों को बेहतरीन किया। स्वच्छता के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई। लोगों को इन सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का परिणाम क्या रहा कि जो सीजन लोगों के लिए भय और दहशत भरा होता था, आज वहां पे उत्साह और उमंग का होता है। अच्छी बारिश हो रही है, लोगों की खेतों में फसल लहलहा रही है, बीमारी का कोई भय नहीं, व्यक्ति सावधानी बरतता है और निसंकोच होकर के अपने उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तैयारी के साथ आगामी पर्व और त्योहारों के लिए जुटता है कि चेहरे पर खुशहाली ला सकती है। यह उदाहरण है, और उस उदाहरण का केंद्र बिंदु स्वास्थ्य विभाग बना था। नेतृत्व स्वास्थ्य विभाग ने दिया था, नोडल विभाग हमने स्वास्थ्य विभाग को बनाया था कि हम सबको इसके लिए तैयार करना है।
सभी लोग मिलकर के एक साथ फोकस्ड कार्रवाई हुई। परिणाम क्या था? रिजल्ट हमारे हाथों में था। और यह कार्य हम हर एक क्षेत्र में कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा आज यहां पर संस्थान ने एडवांस्ड न्यूरो साइंसेस सेंटर के भवन का भी और यहां पर अन्य सुविधाओं के कार्यक्रमों का भी लोकार्पण किया है। खासतौर पर जो गामा नाइफ मशीन के बारे में भी, 44 करोड़ की मशीन है। मैं पिछले 5 साल से पीछे पड़ा हूं संस्थान के, इस मशीन को ले आओ, आपके पास इसके एक्सपर्ट हैं। इसका लाभ ब्रेन ट्यूमर में और ब्रेन से जुड़ी हुई उन तमाम बीमारियों में उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल जाएगा। और मैं धन्यवाद दूंगा, देर आए दुरुस्त आए, ये गामा नाइफ यहां पे आने जा रही है और पहला संस्थान बनने जा रहा है आपका आरएमएल, जो गामा नाइफ मशीन को यहां पे लेके आ रहा है। इसके साथ ही संस्थान ने भवनों को आपस में जोड़ने के लिए एक यहां पे फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया, जिसका आज लोकार्पण हो चुका है। एडवांस न्यूरो साइंसेस सेंटर की भी संस्थान के न्यू ब्लॉक के लोकार्पण का कार्यक्रम किया है। लगभग 34.5 करोड़ रुपए की लागत से बना है। कॉन्फ्रेंस हॉल, लेक्चर थिएटर और कैफेटेरिया 10 करोड़ की लागत से, और साथ ही यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गौर के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अंतर्गत रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, ये सभी आपने निर्माण करके और आज इसके लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न किया है। तो हॉस्टल बॉयज और गर्ल्स दोनों के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज के लिए भी आज उनके स्वयं के एकेडमिक भवन के लिए भी आप लोगों ने शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ा है। लेंगे देश और दुनिया के अंदर जो अच्छा हो रहा है उसको तो हमें लेना ही लेना है, लेकिन हम भी अपने तरफ से कुछ करना प्रारंभ करें। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, इधर लोगों ने उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। अभी मुझे पिछले दिनों आईआईटी कानपुर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने मेडटेक पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को वहां पे विकसित करना शुरू किया है। अब आईआईटी कानपुर उस पे काम कर रहा है। अगर हम भी किसी अच्छे तकनीकी संस्थान के साथ मिल करके इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ करेंगे, हम भी काम करना प्रारंभ करेंगे, हम बहुत कुछ दे सकते हैं। क्योंकि मेडिकल डिवाइस के फील्ड में बहुत संभावना है। फार्मा पार्क में बेहतरीन संभावनाएं हैं, बेहतरीन संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। और उत्तर प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना अथॉरिटी के पास कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। फार्मा पार्क हमारा ललितपुर जनपद में बन रहा है, हमने वहां पे अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। हमें उस दिशा में अपने आप को भी तैयार करना होगा। इन संस्थानों की भूमिका क्या हो सकती है, कैसे हमें उसमें गाइड करना है, ये सभी चीजें जब एक साथ चलेंगे तो परिणाम आएंगे, निश्चित ही परिणाम आएंगे। और उस परिणाम के लिए हमें एक साथ मिलकर के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि संस्थान ने जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया है, पिछले 5 वर्ष में जो तीव्रता आई है और 19 वर्ष की अपनी इस यात्रा में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, ये सराहनीय है। लेकिन इसमें बहुत सारी गुंजाइश अभी बाकी है और उसको हमें आज के समय में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। एक पक्ष यह आपका जो जितना अधिक आप इस फील्ड में
शोध कर पाएंगे, नए नए शोध को समाज के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे, वह उतना ही आपकी छवि में निखार लाएगा। और दूसरा है, आने वाले मरीज के साथ और उसके परिजन के साथ बेहतरीन व्यवहार। देखिए, हम मानते हैं जब कोई मरीज आता है उसको बहुत पता नहीं होता है, क्योंकि वह तब मनुष्य बीमार केवल शारीरिक रूप से नहीं होता है, शरीर की एक पीड़ा उसको मानसिक रूप से भी और आंतरिक रूप से भी कमजोर करती है। तो कहीं ना कहीं वह प्रतिक्रिया आवेश और गुस्से के रूप में सामने देखने को मिलेगा।